पति इसलिए नफरत करता था पत्नी से क्योंकि पत्नी अपनी सास की यानी पति की मम्मी की सेवा नहीं करती थी। पति बार बार कहता था कि आप गांव में जाइए और मम्मी पापा को खाना बना के दीजिए, कपड़ा धोइए, घर संभालिए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूं और मैं यहाँ कच्छ में अभी नियुक्त हूं और आप मेरे पास मत रहिए। लेकिन पत्नी क्या कहती थी कि ठीक है, मैं ड्यूटी करो आप, मैं घर में रह के सेवा करूंगी सास ससुर की, लेकिन 3 महीने के लिए मैं आपके पास आऊंगी। जब मार्च में बच्चों की छुट्टी हो जाया करेंगी और तब हम बच्चों की 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर के हम अब यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं मानती थी, बार बार पति मनाता था कि नहीं तुम नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, और यही रीजन बना पति पत्नी की लड़ाई का कारण। दोस्तों क्या होता है, 2 नवंबर को शैलेश जो कि कच्छ में फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो कि अपने आवास पे, जो सरकारी आवास मिला है, वहां पे अपनी पत्नी के साथ आराम से सोया हुआ था। दूसरे कमरे में 9 साल का नव्या नहीं 13 साल की नव्या और 9 साल का प्रथा, दोनों लड़के सोए हुए थे। और ऐसा क्या होता है कि रात को ही पत्नी बच्चे समेत सब के सब गायब हो जाते हैं। और ये फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश इतना रोता है कि रो रो करके धरती को सर पे उठा लेता है। पुलिस कमिश्नर से कहता है, एसएचओ से कहता है, एसआई से कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, हमारी पत्नी अभी तक कहाँ खो गई होगी, कहाँ गई होगी, कुछ भी नहीं पता है, और मैं एक पल भी अपनी पत्नी और बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब मेरी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी मैं भी ऊपर चला जाऊंगा। ऐसे करके धारता है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर था, बड़ी साख थी, बड़े पैसे वाला था, सरूख और सलूक वाला था, और कई लोगों से, नेताओं से जान पहचान थी। अब पुलिस बड़ी हैरान, कोई क्लू नहीं मिल रहा, पुलिस बड़ी हैरान। पुलिस दरोगा के पास न्यूज वाले जाते हैं, दरोगा जाकर के वहां पे स्टेटमेंट देता है कि हाँ, इनकी पत्नी 5 नवंबर को रात में सोई हुई थी, बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे, और जब सुबह ये उठता है तो वहां पे कोई नहीं रहता है, ये जान नहीं पाता है, और वहां पे पीछे से देखता है तो पत्नी बच्चे दोनों गायब है। न्यूज वालों ने वो छाप भी दिया, प्रिंट मीडिया ने भी वो छाप दिया, सबको यही खबर मिल गई कि पत्नी गायब हो गई। एक दिन ये आता है पुलिस के पास, एक क्लू देता है कि सर जी, मेरा जो चौकीदार है फॉरेस्ट का, जो वहाँ पे ऑफिसर है, जो फॉरेस्ट विभाग का सरकारी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो बता रहा था कि मैंने बाजार में देखा था कि तुम्हारी पत्नी हाथ पकड़ कर बच्चे को भागती हुई ऑटो में बैठ रही थी। अब पुलिस को थोड़ा सा दिखाई पड़ा कि हाँ नहीं, कोई क्लू मिल गया है, अब मैं ढूंढ लूंगा आसानी से। एरिया बात बताता है, वो मार्केट बताता है, वो जगह बताता है, कपड़े पूछता है, ये सारा कुछ बता देता है कि कपड़े फलाने कलर का था, बच्चे का फलाने कलर का था, हाथ पकड़ के मेरी बीबी और बच्चों के साथ भाग रही थी, और मेरा चौकीदार बताता है। ये सुनकर के पुलिस को थोड़ी खुशी मिलती है, पुलिस अब ढूंढना शुरू करती है। लेकिन एक पुलिस क्या करती है, अपने मुखबिर को चौकीदार के पास भेज देती है। चौकीदार से कहती है कि भैया, जो तुमने उनके औरत को देखा था, तो आप एक बार चल के वहां पे सीन क्रिएट करा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे भाग रही थी, क्या सिस्टम था, कैसे गुस्से में थी, रो रही थी, दुखी थी, मारा था, पीटा था, चेहरे की क्या वो थी। तो चौकीदार एकदम चौंक जाता है। चौकीदार कहता है नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमारी तो 12 घंटे से 24 घंटे की ड्यूटी, हम मार्केट जाते ही नहीं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर शॉक्ड हो जाता है। अब वो बुलाता है शैलेश जी को। फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश जी को जब पुलिस बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपके पास जो आपने क्लू दी थी उसके अलावा क्या कोई जानकारी है, तो शैलेश कहता जी सर, मेरे पास एक मैसेज आया था मेरी बीवी का कि देखो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम हमें पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, तुम बार बार कहते हो गांव में जाकर के मम्मी की सेवा करो, तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं है, और मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ, और मेरे बच्चों से बात करने की कोशिश मत करना, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। ये सुनते ही पुलिस कहती है ठीक है, आप अपना मैसेज दिखाइए। मैसेज जैसा ही शैलेश खोलता है, यही से सारे गुत्थी बैठे बैठे थाने के अंदर एसएचओ पूरी एक फाइल तैयार कर देता है, 90 से 100 पन्नों का, 120 पन्नों का, जिसमें टोटल इसकी मिस्ट्री गुत्थी लिखी होती है। इसमें क्या होता है, जब ये मैसेज खोलता है तो वहां पे देखता है कि कोई मैसेज ही नहीं है। बड़ा परेशान कि मैसेज कहाँ गया।
उसके बाद अब क्या होता है, मैसेज तो मिला नहीं। तो पुलिस कहती है कि देखो तुम्हारे जो मोबाइल में तुम्हारी बीबी का तो कोई मैसेज आया ही नहीं, किसी तरीके से चेक करवाया जाता, कोई मैसेज ही नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो नैना थी, जो शैलेश की बीबी थी नैना, नैना के मोबाइल से खुद मैसेज करता है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती, चाहे जान चली जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम माँ की सेवा करवाते हो। और उसके बाद उसका फ्लाई मोड पे फोन था। किसका? मतलब कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना इसको खबर नहीं था कि डाटा खोल करके मैसेज करे और मैसेज अपने मोबाइल में सीन करे। ये मैसेज भेज देता है, मैसेज में एक टिक हो जाता है, चुपचाप फोन रख देता है। 2 टिक भी नहीं होते क्योंकि फ्लाई मोड पे नैना का फोन था। दोस्तों फिर क्या होता है, अब पुलिस की यहीं से एकदम टोटल से जो मार्केट में ढूंढ रही थी, जंगल में ढूंढ रही थी, गांव गली रिश्तेदार में ढूंढ रही थी, नदी कुआ गटर में ढूंढ रही थी, अब पुलिस ढूंढने लगी नाले वाले में ढूंढ करके हैरान होके अब पुलिस ने इसको बिठा लिया। अब इसके घर में ढूंढा गया, जब इसके घर में ढूंढा गया, इसके घर की सारी शिनाख्ती ली गई, तो वहां पे नैना का फोन मिलता है। नैना के फोन में देखा जाता है तो एक मैसेज भेजा गया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की सेवा करने की बात कर रहे हो, मैं नहीं करूंगी सेवा, तो इसलिए बच्चों से बात मत करना, कभी कोशिश मत करना, बच्चों से मिलने की कोशिश मत करना। ये मैसेज देखती है पुलिस जिसमें कि एक ही टिक लगा है, दूसरा टिक भी नहीं लगा है, फ्लाई मोड पे फोन है। अब यहीं से अब पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर देती है। अब पुलिस क्या करती है, अपने मुखबिर चारों तरफ बिठा देती है। अब इनके घर के आसपास का जंगल झाड़ना शुरू करती है। अब पुलिस क्या देखती है, एक मैट पड़ी है, मैट के थोड़ी दूर पे 2 गड्ढे हैं, गड्ढे में पूरी नई पीले कलर की मिट्टी नई भरी गई है। अब पुलिस पूछती है वहां के चौकीदार से कि ये गड्ढे कब खुदवाए गए हैं, तो चौकीदार बताता है साहब ये 2 नवंबर को खुदवाए गए थे, क्योंकि साहब ने खुद कहा था कि इधर उधर का पानी सब इकट्ठा होकर के मेरे नींव में चला जाता है, आप गड्ढा इधर खोद दीजिए, ऐसा कुछ कहा था। कुछ बनाने का प्लान भी बताया था। और गड्ढे 2 खुदवाए थे, एक 6 फुट का और एक मतलब गड्ढा खुदवाया था थोड़ा सा बड़ा और उससे बड़ा। इस तरह से आप पुलिस जब कहती कि अच्छा, जब वहां पे मैट देखती है, जो मैट गाड़ी में पड़ी रहती है, आपको बताना चाहूंगी जो पैरों के नीचे स्टेयरिंग के नीचे गाड़ी में मैट डली रहती, वो मैट भी पड़ी थी। तो पुलिस पूछती है शैलेश से कि भाई साहब ये बताइए मैट तो गाड़ी में रहती, यहाँ कैसे आई? तब वो कहता है, शैलेश कहता है कि साहब ये मैट के नीचे गड्ढा है और इस गड्ढे को हमने ढकने की कोशिश करी, लेकिन देखा नीलगाय इसमें घुसी जा रही थी, इसी वजह से मैंने मैट रख दिया, टाइम नहीं मिला था। मैट हटाया जाता है, वहां पे गड्ढा होता है, थोड़ा सा उसमें होता है मिट्टी होती है, ऐसा लग रहा होता कि अभी गड्ढे को भरा गया है नई नई भुरभुरी मिट्टी के द्वारा। उसके बाद अब डंपर मंगाए जाते हैं, जेसीबी मंगाई जाती है, गड्ढा खुदवाया जाता है। गड्ढा खुदवाने के बाद उसके बाद गड्ढा खुदवाने की ऑर्डर हो जाते हैं, जब डीएम एसडीएम से ऑर्डर मिल जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाते हैं, उसके पहले पुलिस जाती है दूसरे बंदे के पास, वहीं पे फॉरेस्ट का जो एक और नौकर था उससे पूछती है कि इस गड्ढे में क्या मिट्टी तुमने भरी थी? तो पुलिस वो इंचार्ज कहता है, जो दूसरा रहता है फॉरेस्ट में नौकर रहता है गवर्नमेंट अफसर, वो कहता है जी नहीं साहब, मेरे से साहब ने 2 नवंबर को तो कहा था कि तुम 2 मतलब ट्राली मिट्टी मंगा दो, जिससे कि मतलब इन गड्ढों को भरना पड़ेगा, क्योंकि इस गड्ढे में जो हमने गड्ढे खुदवाए थे अब कोई काम ऐसा नहीं होगा, प्लान चेंज हो गया है। गड्ढे भरना इसलिए जल्दी जरूरी है क्योंकि गड्ढे में जानवर गिर जाएंगे और फिर मर जाएंगे, तो इस तरह से हमारे आसपास फिर मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, बदबू होगी, मच्छर ये वो, तो हमने मिट्टी मंगाई थी लेकिन भरा तो नहीं था साहब। तो पुलिस कहती है कि भरा नहीं था, तो भरा किसने था? तो वो इंचार्ज कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम शाम को मिट्टी डलवाए थे, उसके बाद जैसे मिट्टी डलवाने के लिए 3-4 मजदूर यानी जो जन लेके आए थे, नौकर लेके आए थे, लेबर लेके आए थे, दूर से शैलेश अफसर सर ने कहा था कि भागो भागो, सब लोग भाग जाओ, भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, यहाँ पे सांप है, सांप मेरे पैर के नीचे आ गया है और मैं जा रहा हूँ इंजेक्शन लेने, और तुम लोग जाओ, इसका मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जब मैं सुबह आया तो गड्ढा बंद था और मिट्टी पूरी तरह से वहां पे गड्ढे में पड़ी हुई थी। अब और शक हो जाता है, उधर से ऑर्डर पास हो जाते हैं, जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें से निकलती है नैना की लाश।
नैना की लाश निकलती है और वहीं पे दूसरे गड्ढे को खोदा जाता है तो बिटिया और बेटा की लाश निकलती, जिसमें 13 की बेटी थी और 9 का बेटा था। सुंदर गबरू, सुंदर प्यारे गोरे चिट्टे, सुंदर सी नैना, लेकिन उसको इस तरह से तड़पा तड़पा के गड्ढे में उसके पति के द्वारा और उसके पिता के द्वारा, बच्चों को लाड प्यार करने वाला पिता जो दिखावा में लाड प्यार करता था, जंगल में घुमाता था, उंगली पकड़ के भागता था, लेकिन उसके अंदर कितना कातिलाना हमला। पहले से प्लान था कि छुट्टी हो रही है, छुट्टी में जैसे दीपावली की छुट्टी में 5 नवंबर को आई थी, जैसे नवंबर में आएंगी वैसे ही इनको गड्ढा पहले से खुदवा के रख लिया, मिट्टी पहले से मंगवा के रख लिया, बस मारना था। 5 नवंबर में छुट्टी में नब्बे आती है और नैना आती है। दोनों सोते हैं, सोने के टाइम दोनों की कुटुर कुटुर लड़ाई शुरू हो जाती है। शैलेश कहता है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ घर में रहना है, तुमको हमारे साथ नहीं रहना है। तो शैलेश की बीबी जो नैना होती है वो लड़ने लगती है, रोने लगती है। इसी बीच ये मौका पाता है, क्योंकि गड्ढा तो पहले ही खुदवा रखा था, प्लान तो इसका पहले ही था, इसी ने तो उसका आया था कि वो लड़ाई करे, वो रोए, वो तड़पे, वो चीखे, वो चिल्लाए। जब एक पति का प्यार मिलता है तो कोई चीखता नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है, कोई किसी नफरत भरी बात नहीं करता। लेकिन जब पति वहीं पे धोखा देता है तो नफरत तो होती है भाई, चिल्लाहट भी होती है। अब क्या होता है, नैना रोने लगती है, ये पहले गला दबाता है क्रोध में। गले दबाने से नैना थोड़ा तगड़ी थी, मजबूत थी, हेल्दी थी, उसके पास ज्यादा ताकत थी, शैलेश से ज्यादा ताकत उसे दिखाई पड़ती है। अब ये हार जाता है गला दबा करके, क्योंकि वो झटक देती, तुरंत दौड़ के ये तकिया लेता है, तकिया को एक हाथ से लेता है, एक हाथ से हाथ पकड़ता है और नाक पे रख देता है और तकिया दोनों तरफ से दबा लेता है। तकिया दबाने के बाद वो नहीं, मतलब तकिया नहीं हटा पाती है, दम घुट जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। फिर ये धीरे से बैठा रहता है, फिर दूसरे कमरे में जाता है, उसी तकिया के द्वारा बच्चे का नाक दबाता है, बच्चा मर जाता है घुट करके। उसके बाद बेटी मर जाती है। उसके बाद गड्ढा खुदा हुआ था, 4 बजे ले जा करके उसमें गड्ढे में मिट्टी डाल करके खुद बंद कर देता है। जहां पे थोड़ा सा लगता था कि छेद हो गया था, पानी निकल चला गया था या फिर मिट्टी दब गई थी, वहां पे मैट डाल देता है। इस तरह से इससे जब पूछा जाता है तो बताता है, मेरी पत्नी, मुझे शादी हुई थी, मुझे पसंद नहीं थी, मैं चाहता था कि तलाक मिल जाए और मैं दूसरी शादी करना चाहता था। मेरी पत्नी का मेरा को कोई भी स्वभाव नहीं पसंद था, चाल ढाल फेस नहीं पसंद था। एक्चुअली मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता था, मुझे इससे कोई प्यार ही नहीं था। ये मेरे पीछे पड़ी रहती थी, इसने जल्दी जल्दी बच्चा पैदा कर दिया, जल्दी जल्दी बेटी पैदा कर दिया और मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं इससे तलाक ले सकूं। दोस्तों, इस तरह से और मम्मी पापा की सेवा बहुत करती थी और बाद में मैं पछता भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, पछता भी रहा हूँ। मारने के बाद बताता है, मुझे रियलाइज हो गया कि ऐसी पत्नी तो हमें मिलेगी नहीं। हमारे पास इतना पैसा रुपया होते हुए भी कभी पत्नी का ख्याल नहीं किया और कभी उसने चीख करके कहा ही नहीं कि भाई ये चाहिए। हमेशा सेवा सम्मत करती और घर चलाती और दुखी था। तो दुखी रहो ना, क्या दिक्कत है, तुमने जानबूझ करके हत्या करी है 3 और अब देखते हैं इसको क्या सजा मिलती है। दोस्तों, आप लोग देखिए, तुम्हारा पति कहीं तुम्हारे बगल में लेटे हुए तकिया उठा करके तुम्हारी नाक को बंद ना कर दे, तुम्हारा दिल बंद ना कर दे। किसी पे भरोसा थोड़ी करना है। अपना हाथ ही, मैं तो डरती किसी ने हमारा हाथ हमारे गले में न चला जाए और हम मर न जाएं, गला ही दबा दे अपना हाथ। कहते नहीं, अपने रोए का भरोसा नहीं, हाथ तो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अपने पतियों को ज्यादा अपने मुंह मत लगाइए, अपना दिन काटिए। जय श्री कृष्ण।